सामाजिक विज्ञान होगी, क्लास अपनी 10th होगी, सोशल साइंस डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है इस ज्ञान वर्धक और परीक्षा उपयोगी कंटेंट के साथ। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिंपल और टॉपिक वाइज 100% बोर्ड परीक्षा पैटर्न पे अपन को नोट्स मिल जाएं, अपने पास 4 बुक होंगी सामाजिक विज्ञान में। एक इतिहास होगी, एक भूगोल होगी, एक राजनीति विज्ञान होगी, एक होगी अर्थशास्त्र की समझवाड़ी। 4 बुकों का सार एक ही जगह मिल जाए, क्योंकि 4 बुक में से बस जो प्रश्न आंसर हैं उनको ढूंढने में कहीं दिक्कत नहीं हो, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, सरल और सहज भाषा में मिल जाए, तो ये चैनल आपके लिए है। बिल्कुल फ्री में नोट्स होंगे, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं करने। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के नोट्स, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अपने नोट्स की जो विशेषताएं होंगी उन पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो अपने नोट्स होंगे वो सरल भाषा में होंगे, आप समझ सको ऐसी भाषा में होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बोर्ड फ्रेंडली नोट्स होंगे। तीसरी इनकी विशेषता होगी टॉपिक वाइज होंगे, यानी क्लासिफिकेशन मिलेगा हर चैप्टर वाइज, इनमें बटा हुआ मिलेगा। रिवीजन करना आसान होगा। साधारण और स्पष्ट यानी सरल और सहज भाषा में होगा, ताकि नोट्स में कठिन जो शब्द हैं उनको सरल भाषा में समझाया हुआ है और आप उनको आसानी से समझ सकें। सभी छात्र हैं वो आसानी से समझ सकें, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी बात को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्ड के साथ और रिवीजन फैक्ट को शामिल करते हुए अपने नोट्स होंगे। चैप्टर वाइज होंगे, ये बात हमने करी ली। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एमसीक्यू होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। क्विक रिवीजन होगा, यानी सार होगा, समरी होगा चैप्टर का। हर अध्याय के अंत में संक्षिप्त सार, यानी जो पढ़ा है उसको तुरंत आप रिवीजन कर सकें, जो कि परीक्षा से पहले आप तेजी से रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फ्री में उपलब्ध होगा, ये बात हमने करी ली। आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला, किसी भी स्टूडेंट का एक पैसा खर्च नहीं होने वाला। आप फ्री में अपलोड करें, डाउनलोड करें, अपने चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, यानी सुविधा क्या कौन सी होगी, पीडीएफ फॉर्मेट की होगी, ताकि आसानी से आप डाउनलोड कर सकें और पढ़ सकें। बात करी ली क्लास 10th होगी, सामाजिक विज्ञान होगी और टॉपर नोट्स अपने नोट्स का नाम होगा। लेटेस्ट सिलेबस होगा। अपने पास ये बुक है, अपने पास बुक है, इतिहास की है एक बुक, दूसरी भूगोल की है, जियोग्राफी की, तीसरी राजनीति विज्ञान की और चौथी है अर्थशास्त्र की। इनमें जो अपने विषय वस्तु है, जैसे इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। भूगोल के जो चैप्टर हैं उनमें से हमें पढ़ना संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जल और जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राजनीति विज्ञान के जो चैप्टर हैं वो हमें पढ़ने हैं, जैसे सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। अर्थशास्त्र में हमें पढ़ना है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, विकास यानी डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप जानते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रकों में बांटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। उन सब का अध्ययन यही होगा। मुद्रा और शाख मुद्रा पैसे को कहते हैं, विनिमय का जो माध्यम है उसको मुद्रा कहते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ने को वैश्वीकरण कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें कैसे प्रभावित हुई, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता यानी वस्तु का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब हम कंटेंट की ओर चलें उससे पहले बात कर लें कि प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया हुआ होगा। टॉप एमसीक्यू होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर होंगे
तो प्यारे विद्यार्थियों, और बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरीय तीनों चारों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, बोर्ड फ्रेंडली। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रवाद का उदय। 10th क्लास की अपनी बुक है इंडिया एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड सेकंड, ये अपनी बुक है, उसका नाम है। और वैसे हम इसको कहते हैं इतिहास। इतिहास आपको ध्यान है क्या होता है? बीती हुई घटनाओं का जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं वो होता है इतिहास। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है वो कैसे होता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस सिद्धांत पे बल दिया गया था? राष्ट्रवाद पे। राष्ट्रवाद क्या होता है? विच प्रिंसिपल वाज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, तो ड्यूरिंग मतलब दौरान। क्रांति के दौरान किस सिद्धांत पे बल दिया गया था? 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में आपके सामने, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक भाव होता है जिसमें देश में रहने वाले जो लोग हैं वो संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, अपने परंपराओं के आधार पे एक होने का उनमें भाव, और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हों, उस भाव को कहते हैं राष्ट्रवाद। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में किस सिद्धांत को लागू किया था? नेपोलिज्म कोड को, यानी नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता, हिंदी में इसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। कब लागू की गई थी? 1804 में। नेपोलियन के शासन में कौन सी जो स्वतंत्रता थी वो सीमित हो गई थी? वो थी प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस होती है प्रिंट यानी छपाई, अखबार, अभिव्यक्ति। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन थे वो? बिस्मार्क। जर्मनी का जो एकीकरण होता है जिस नेता के नेतृत्व में या क्रांतिकारी के नेतृत्व में, क्रांतिकारी थे जो कि देश को, विभिन्न भागों में बटे हुए देश को एक करना चाह रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद के उदय में या राष्ट्रवाद जो विचार है उनके अग्रणी ये क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो ये थे मैजीनी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। वियना कांग्रेस है वो कब आयोजित होती है? 1814 और 15 में। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मैटरनिख ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ही सिलेक्ट किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना, सब प्रश्न वो अच्छे से याद करना है। इनके कॉन्सेप्ट और उनकी समझ है वो सब अच्छे से करनी। राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस आंदोलन से उभरा है? फ्रांसीसी क्रांति से। जोसेफ मैजीनी कौन सी संस्था बनाई थी? यंग इटली वाली। यंग इटली की जो संस्था थी वो किसने बनाई थी? मैजीनी ने बनाई थी। जेवेलियन क्या था? एक व्यापारिक संघ था जेवेलियन, कस्टम यूनियन जिसको बोलते हैं, व्यापारियों का संघ कह सकते हैं। कस्टम यूनियन यानी व्यापारियों का संघ। कौन सा राष्ट्र 19वीं शताब्दी में एक राष्ट्र राज्य नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशन स्टेट इन द 19वीं सेंचुरी? फ्रांस नहीं था, जर्मनी नहीं था, इटली नहीं था, ब्रिटेन नहीं था, क्या नहीं था? जर्मनी नहीं था एक राज्य। फ्रांस में लोगों का राष्ट्र विचार किसने पेश किया था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा पेश किया गया था। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो फ्रैंको प्रशियन युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रशिया के बीच। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता, देश के प्रति लव हो, यूनिटी हो, यूनिटी का भाव हो, यूनिटी फॉर द वन ए नेशन, अपने देश के प्रति यूनिटी का भाव हो। लोह और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनाई थी बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड एंड आयरन नीति। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? साल कौन सी थी? 1871 की। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदार जो बुद्धिजीवी थे, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, लिबरल का मतलब होता है उदार।
राष्ट्र राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? साझा पहचान और सरकार, कॉमन आइडेंटिटी एंड गवर्नमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों में तैयार किए गए हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो हमने देख लिया अभी राष्ट्रवाद क्या था। राष्ट्रवाद वह भावना है, एक भाव है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि राष्ट्रवाद क्या है? एक भाव है या भावना है जिसमें लोग अपनी साझा संस्कृति की मानते हैं, भाषा की एकता मानते हैं, इतिहास और पहचान के आधार पर एकजुट होकर एक राष्ट्र राज्य की कल्पना करते हैं। उसको कहते हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। इंग्लिश में देख लें आप, नेशनलिज्म इज द फीलिंग है एक प्रकार की, वेयर पीपल कैम टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, इतिहास एंड आइडेंटिटी टू फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट नेशन। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को राष्ट्र की भावना से जोड़ा और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों विचारों को फैलाया। नेक्स्ट है लापोत्री और ला सिटियोन का क्या अर्थ होता है? तो इनका मतलब होता है ला पैट्री मतलब पिता भूमि, और ले सिटियोन का मतलब होता है नागरिक। नेपोलियन कोड क्या था जो कि 1804 में बना था? तो इसमें नेपोलियन संहिता जिसको कहते हैं, इसमें संपत्ति के अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार और जन्म के आधार पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको खत्म करने की बात की गई थी। उसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। संपत्ति, कानून के सामने और विशेष अधिकार जो भी थे उनको खत्म करने की बात करने वाला जो कानून लेके आए थे नेपोलियन कोड कहलाता है। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तभी हमने पीछे बात की थी कि जर्मनी का एकीकरण पर्सा के प्रधानमंत्री थे उस समय ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में हुआ था। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इटली का एकीकरण मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी, 3 क्रांतिकारी थे, मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी, इनके नेतृत्व में हुआ था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो 1815 में हुई थी वियना कांग्रेस, और इसका उद्देश्य था कि यूरोप में शांति स्थापित रहे। नेपोलियन की पराजय के बाद जो पुराने शासकों को बहाल करना था वो भी इसका मकसद था। नेक्स्ट है जोसेफ मैजिनी कौन था? तो क्रांतिकारी था इटली का, इटालवी क्रांतिकारी जिन्होंने यंग इटली संस्था की स्थापना की और इटली के एकीकरण की वकालत की। नेक्स्ट है जिवेलियन क्या था? तो यह व्यापारियों का एक संघ था जिसने अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार को आसान बनाया और आर्थिक एकता बढ़ाई। इकोनॉमिक यूनिटी पे जोर दिया था। राष्ट्र राज्य की क्या विशेषता है? तो राष्ट्र राज्य का मतलब है कि साझा सरकार हो, एक समान कानून प्रणाली हो, सांस्कृतिक एकता हो। नेशन स्टेट हैज ए कॉमन गवर्नमेंट, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम और कल्चरल यूनिटी। रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद क्या था? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमानीवाद कहते हैं इसको। तो 19वीं शताब्दी में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन हुआ था, उसको कहते हैं रोमानीवाद, जिसने तर्क और विज्ञान की सोच की जगह, यानी तर्क और विज्ञान को नहीं माना इन्होंने, तो किसको बल दिया? भावनाओं को, कल्पना को। कल्पना करो, भावनात्मक रूप से सोचो, व्यक्तिगत अनुभव, प्रकृति की सुंदरता पे जोर दिया। यह आंदोलन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें लोक परंपरा, लोक संगीत, लोक कथा और भाषा को महत्व दिया था। यह आंदोलन कलाकार, कवि और लेखकों के माध्यम से राष्ट्र की भावना को जगाने में सहायक रहा। यानी इसमें भाग कौन ले रहे थे? जो कलाकार थे, कवि थे, लेखक थे। यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा थी जिसने 18वीं और 19वीं शताब्दी यूरोप में गहरा प्रभाव डाला। विचार था कि एक राष्ट्र जिसमें साझा भाषा हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, परंपरा हो, कोई एकीकृत, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र में संगठित होना चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान प्रयुक्त प्रतीकों की सूची, प्रतीक बनाए गए थे, उस समय कल्पना की गई थी। तो प्रतीक देखेंगे, सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक था? विशेष झंडा बनाया गया था, एकता और गर्व का प्रतीक था। राष्ट्रगान पहचान और भावनाओं को दर्शाने के लिए रचनाएं की गई थी।
राष्ट्रीय भाषा, लोगों की सांस्कृतिक एकता को दर्शाने वाली भाषा को बढ़ा दिया। लोक परंपरा और लोकगीत आम लोगों की संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा माना गया। रोमानी कला, राष्ट्रवाद की भावना को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से प्रकट किया गया। स्त्री रूपी राष्ट्र रूपक बनाए गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं कि जो मारियन है ये क्या था। फ्रांस की प्रतीक थी ये महिला, फ्रांस की स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जर्मनी के लिए कौन, जर्मेनिया, तलवार, मुकुट और काल सुनहरे झंडे के साथ एक महिला को चित्रित किया गया था जिसका नाम रखा गया जर्मेनिया, और ये जर्मनी की स्वतंत्रता की प्रतीक रखी गई थी। ताज संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक रखी गई। जंजीरें गुलामी या दमन का प्रतीक, टूटी हुई जंजीरें स्वतंत्रता का प्रतीक दर्शाई गई। टूटी हुई चैन, टूटी हुई जंजीरें, स्वतंत्र हो गए मतलब ये दिखाया गया। खुले आकाश के नीचे खड़ी महिला, मतलब आजादी का प्रतीक दिखाया गया। तो इस प्रकार से प्रतीकें बनाए गए थे। तो इन प्रतीकों को अच्छे से याद कर ले। मैरियन कहाँ की प्रतीक थी, फ्रांस की, और जर्मेनिया जर्मनी की। तो हमने देख लिया राष्ट्रवाद क्या था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली के एकीकरण में भूमिका, ये सब देख लिया हमने विद इंग्लिश शॉर्ट आंसर। एक बार आप देख लें, डाउनलोड कर लें, आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट इसमें चैप्टर होगा, वो होगा भारत में राष्ट्रवाद का। तो भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के दौरान कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सभी प्रश्न हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आते हैं? When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो 1915 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। रोलर एक्ट कब पास होता है? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? लाहौर में होता है 1919 में, अप्रैल 1919। अमृतसर, सॉरी लाहौर का नाम आ गया, अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर थे उस समय अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तुर्की के खलीफा के संबंध में है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चोरा चोरी घटना हो जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में है, चोरा चोरी स्थान। वाई वाज द नो कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रो, विड्रो का मतलब वापस लेना। नॉन कॉरपोरेशन का मतलब होता है असहयोग, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। चोरा चोरी घटना के कारण। चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। गांधी जी ने स्वराज का क्या अर्थ बताया था? तो आत्मशासन, सेल्फ रूल, अपना खुद का रूल। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिनों तक चली थी दांडी यात्रा, समुद्र अपने साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक। गांधी जी ने नमक कानून को किस आंदोलन में चुनौती दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये साल थी 1942 की। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी लाहौर अधिवेशन में ये तय किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता में हुआ था। तो ये प्रस्ताव रखा गया कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र करें या नहीं करें, लेकिन हम 26 जनवरी 1930 से ये निर्णय करते हैं कि हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कहने का मतलब ये, इसे कहते हैं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। महात्मा गांधी ने किसे हरिजन कहा? जो दलित है, अनटचेबल है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन वापस जाओ का नारा दिया, साइमन गो बैक यानी वापस जाओ।
क्योंकि ये जो कानून था ये भारत के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसलिए इसका विरोध किया गया कि साइमन है वो वापस जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस? तो इसके WC बनर्जी। सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अमृतसर में। किस अधिवेशन ने ब्रिटिश सरकार को भारत में बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में बंद करने का अधिकार दिया था? तो वो कौन सा था? रोलट एक्ट। किस अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित कर दिया कि बिना कोई मुकदमा चलाए हम किसी भी भारतीय को जेल में बंद कर सकते हैं। इस कानून को नाम दिया गया रोलट एक्ट, और इसको महात्मा गांधी ने कहा था काला कानून। असहयोग आंदोलन को किस कारण से स्थगित किया गया था? वो हमने देख ही लिया, चोरा चोरी घटना, स्वदेशी का उद्देश्य, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का वर्णन कीजिए। तो आप कर सकते हो, इसमें हजारों निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन से थे? तो सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाता है, और सरकारी नौकरी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया जाता है। बहुत से सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग, न्यायालय व्यवस्था में लगे हुए लोग अपने कार्य का बहिष्कार कर देते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा खलीफा के समर्थन में चलाया गया था, जो कि तुर्की का खलीफा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ इस आंदोलन को भी जोड़ लिया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो एकता है वो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध काम कर सकें, यानी दोनों समुदायों में एकता स्थापित करने के लिए। असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आप कर दोगे आराम से। यह आंदोलन कब शुरू होता है और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं? ये इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पर्सन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना था। किस प्रकार के ढंग से? शांतिपूर्ण तरीके से। कानून कौन सा था? नमक के पर टैक्स लगा दिया था। और ये आंदोलन 12 मार्च से प्रारंभ होता है, 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा इसका नाम होता है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव में तट या दांडी समुद्र तट पे पहुंचकर नमक बनाकर खुद हाथों से नमक बनाए, और ब्रिटिश सरकार ने जो नमक पे टैक्स लगाया था, कानून बनाया था, उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सशक्त करना, और जनता को अहिंसक असहयोग के लिए प्रेरित करना। कहने का मतलब जो नमक है वो इतनी सस्ती चीज थी, आम भारतीय उसका प्रयोग करता था, गरीब अमीर जो भी, लेकिन उस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो इसका अहिंसक तरीके से, हिंसा नहीं हो किसी प्रकार की, और इसका विरोध किया जाए। मुख्य गतिविधि इसमें कौन सी हुई? नमक कानून का विरोध किया गया। कर, जैसे नमक कर यानी भूमि कर का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं और शराब का बहिष्कार कर दिया, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का प्रचार, स्वदेशी वस्तुओं का तो प्रचार किया, स्वदेशी मतलब खुद के देश में बनी हुई, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। महत्वपूर्ण भागीदारी महात्मा गांधी की थी। इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे, और साथ दे रहे थे सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, किसान भी थे, मजदूर भी थे, छात्र भी थे, और व्यापारी वर्ग भी इसमें सक्रिय भाग ले रहे थे। गांधी इरविन समझौता होता है। इस आंदोलन के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौते में क्या तय किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया, जिसमें सरकार ने राजनीतिक बंदियों को, कौन से बंदी? राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात कही, और
वादा किया, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसी दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन चले थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये समझौता होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं और गांधी जी सिर्फ दूसरे में भाग लेते हैं। परिणाम क्या निकला? आंदोलन ने जनता का राजनीतिक रूप से, आंदोलन चल रहा था, उसने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। ये पहली बार था जब आम जनता सीधे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई थी और ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनशक्ति और अहिंसा की जो ताकत थी उसका एहसास हो गया था। आंदोलन ने आज़ादी की मांग को और अधिक व्यापक कर दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य यानी बोर्ड फ्रेंडली जो नोट्स हैं अपने, उसमें हम देखने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को कि 12 मार्च को कौन से घटनाक्रम होते हैं, नमक कानून कब तोड़ा जाता है और गांधी इरविन समझौता कब होता है, विशेष जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है। तो शॉर्ट रिवीजन ट्रिक भी है इसमें कि बोर्ड परीक्षा के समय कि परिचय क्या है, उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या है। तो परिचय कारण प्लस गतिविधि प्लस परिणाम। तो ऊपर हमने सब आंदोलनों को देखा है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन से थे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे कारण कौन से रहे। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण थे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, और जिनमें मुख्य कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो भारतीय जनता के पक्ष में नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के हित में ज्यादा थी, इसलिए लोगों में असंतोष बढ़ा और एक राष्ट्र की भावना का उदय हुआ। पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक लोगों ने, जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने उन साहित्यों को पढ़ा, पश्चिमी शिक्षा में अपने को शिक्षित किया और आधुनिक सोच के साथ ही स्वतंत्रता की बात लोगों के सामने रखी, समानता की बात रखी, राष्ट्रवादी विचार रखे। तो लोगों को पता चला भारतीय प्रेस और साहित्य का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें कई साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये भी एक इस प्रकार के मंच का काम कर रही थी कि लोगों को जागरूक कर रही थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ रही थी। आर्थिक बदहाली यानी उद्योगों का पतन हो चुका था, कच्चा माल भारत से लेकर जाकर जो ब्रिटेन था वहाँ मशीनें लगी हुई थी, तो वहाँ पक्का माल बनाया जाता और फिर से पक्का माल जो कि महंगा होता वो भारतीय बाजारों में उतारा जाता। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह हुआ, एकजुट होने का रास्ता दिखाया गया। बंगाल विभाजन हुआ जिसमें फूट डालो राज करो की नीति को ज्यादा बढ़ावा दिया, इससे भी जनता नाराज हुई। विश्व घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, जैसे जापान जैसा एक छोटा सा देश है उसने रूस पर जीत प्राप्त कर ली थी, तो तुर्की में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आदि भी कई कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बने। नेक्स्ट चैप्टर होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडली, भूमि का एक मंडल के रूप में, एक गांव के रूप में, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, एक गांव के रूप में विकसित हो जाना। ये अध्याय में विश्व से जोड़ता है और आपको औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। औपनिवेशिक युग जब भारत दूसरे देशों का गुलाम था, यानी ब्रिटेन का गुलाम रहा। वैश्विक व्यापार, विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार, विश्व युद्ध हुए, विश्व बाजारों के निर्माण, विश्व का बाजार यानी और बड़े मार्केट, एक देश से दूसरे देश के मार्केट किस प्रकार से जुड़ते हैं, उनकी गहरी समझ देगा। तो औपनिवेशिक युग कॉलोनिज्म एरा कहते हैं, कॉलोनियल एरा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कॉलोनी के रूप में विकसित कर लेना, यानी अपने को गुलाम, कोई भी देश है वो अपने अधीन किसी देश को कर लेता है तो उसको कहते हैं कॉलोनी बसा लेना अपने। तो एक ऐतिहासिक काल होता है जब शक्तिशाली देशों ने दूसरे कमजोर देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित किया। और इस युग में औपनिवेशवादी शक्ति जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड ने अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों पर कब्जा किया और उन्हें अपने अधीन बना लिया। भूमंडलीकृत विश्व का मतलब क्या है सरल भाषा में, कि जब दुनिया के देश आपस में व्यापार में, संचार में, तकनीक में और संस्कृति और विचार
से एक हो जाते हैं, यानी इनके विचार, संस्कृति, तकनीक सब क्या होते हैं, आदान प्रदान होता है इनमें। तो इसका मतलब है वैश्विक दुनिया बनना, भूमंडलीकरण। अब गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया, वाट वर्ग गिरमिटिया। गिरमिटिया एक अग्रीमेंट था, एक प्रकार का समझौता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को ही सिलेक्ट किया गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत ही सरल और सहज भाषा में तैयार किए हुए हैं, बहुत ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो तैयार किया गया है। बोर्ड फ्रेंडली नोट्स अपने हैं। गिरमिटिया क्या था? एक अग्रीमेंट था। ये अग्रीमेंट था क्या? ब्रिटिश काल में। काल कौन सा था? जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटिश काल में हजारों मजदूरों को अनुबंधित श्रमिक, जिसको कहते हैं गिरमिटिया श्रमिक, एक लेबर कानून था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, उसके तहत गन्ना, चाय और अन्य बागानों में ले जाया गया। दक्षिणी अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, सूरीनाम आदि देशों में भेजा गया और इन मजदूरों को एक अनुबंध यानी गिरमिट उस पर हस्ताक्षर करवाया गया, जिसमें 3 से 5 साल तक काम करने की शर्त थी और बेहद ही कठिन परिस्थितियों में इनको काम करना पड़ता था। तो इसलिए इस कानून के नाम पे इन श्रमिकों को नाम क्या दिया गया? गिरमिटिया श्रमिक। तो एक प्रकार का कानून समझौता था। महात्मा गांधी खुद दक्षिणी अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़े थे। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट रेशम मार्ग था। सिल्क का मतलब होता है रेशम, रेशम को सिल्क कहते हैं। तो जहां से रेशम यानी धागा जिस रूट से, जिस मार्ग से अन्य देशों में जाता था, अन्य महाद्वीपों में जाता था, उसको कहा गया सिल्क रूट। समझ गए सरल भाषा में? तो सिल्क रूट क्या था? एक रेशम मार्ग था जो प्राचीन व्यापार का एक नेटवर्क था, जो चीन में होता था रेशम। चीन, बांग्लादेश, भारत का जो पूर्वी भाग है बांग्लादेश से लगा हुआ, वहां होता था ये रेशम, और ये जाता था यूरोप में, अफ्रीका। उस मार्ग को नाम दिया गया रेशम मार्ग। समझ गए? ये मार्ग कहाँ कहाँ से होकर गुजरता था? तो ये चीन से भारत, मध्य एशिया, फारस, अरब देश, यूरोप आदि देशों से होकर गुजरता था। व्यापार किन देश चीजों का होता था? रेशम जाती थी। नाम रेशम के आधार पर पड़ा, लेकिन मसाले भी जाते थे, चाय भी जाती थी, कीमती पत्थर भी जाता, चीनी मिट्टी भी जाती और कागज और हथियार भी जाते। मार्ग का महत्व क्या था? इस मार्ग से, व्यापार मार्ग से संस्कृति भी फैली। जैसे उस समय भारत में बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म अन्य देशों में फैला, भारत के विचार अन्य देशों में गए, अन्य देशों के विचार भारत में आए, तकनीक का भी आदान प्रदान हुआ और पूर्व से पश्चिम के बीच संपर्क का माध्यम भी बना। सिल्क रूट एक व्यापार और सांस्कृतिक मार्ग था जिसने प्राचीन विश्व को आपस में जोड़ा। बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ लिया हमने। प्रारंभिक वैश्विक दुनिया का निर्माण हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा? प्रारंभिक वैश्विक दुनिया का निर्माण हुआ। 19वीं सदी में विश्व व्यापार का विकास हुआ, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी, विश्व युद्धों और महाबंदी का प्रभाव पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। MCQ प्रश्न में सिल्क रूट मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चीनी रेशम और मसालों के लिए। कोलंबस ने किस वर्ष अमेरिका की खोज की थी? 1492 में। त्रिकोणीय व्यापार मुख्यतः किन देशों के बीच होता था? वो होता था अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच। किस फसल ने आयरलैंड में भयंकर अकाल का कारण बना? आलू। औपनिवेशिक भारत में कौन सी फसल क्रैश को मानी जाती थी? कपास। त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली क्या थी? वह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापारिक प्रणाली थी, जिसमें अफ्रीका से गुलाम, अमेरिका से कच्चा माल और यूरोप से तैयार वस्तुएं भेजी जाती थी। अफ्रीका से तो क्या आते? गुलाम आते, अमेरिका से कच्चा माल आता और यूरोप से तैयार माल दूसरे देशों में जाता। आयरलैंड में 1840 के दशक में अकाल क्यों पड़ा? तो आलू की फसल थी वो बर्बाद हो गई, जिससे भयंकर भूखमरी फैली और लोग मारे गए और वहां से पलायन भी कर लिया। पलायन का मतलब होता है वहां से दूसरी जगह चले जाना। 19वीं सदी में भारत में किस उद्योग को नुकसान हुआ? तो कपड़ा उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिश मशीनों ने बने कपड़े भारत में भेजे
और भारत से जो कपास वगैरह कच्चा माल था वो ब्रिटेन भेजा। तो इसके आधार पे ये प्रश्न भी देख लें आप। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इतिहास में हमें ये 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, मुद्रण और संस्कृति। ये अध्याय में बताएगा कि मुद्रण यानी प्रिंटिंग, प्रिंट करना, किसी भी चीज पे प्रिंट करना, कि खोज ने दुनिया को कैसे बदल दिया था, कैसे लोगों में विचारों का प्रवाह हुआ, विचारों का प्रसार हुआ, क्रांतियां आई और शिक्षा बढ़ी और जागरूकता फैली। जैसे ही लोगों तक विचार जाएंगे, लोगों तक शिक्षा जाएगी तो जागरूक तो हो जाएंगे। तो प्रिंट ने ये बहुत ही आसान कर दिया था। तो मुद्रण तकनीक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? चीन से होती है। चीन, जापान और कोरिया, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ मुद्रण क्रांति की उत्पत्ति होती है। यूरोप में प्रिंट क्रांति गुटेनबर्ग के छापे खाने से शुरू होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही जगह ले आए, प्रिंट और धार्मिक सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। 18वीं शताब्दी में जनमत निर्माण में मुद्रण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनमत यानी जनता के विचार या मत। भारत में मुद्रण का आगमन और प्रसार प्रभाव, मुद्रण राष्ट्रीयता और समाज सुधार आंदोलन भी बढ़े। भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और जो महिलाएं पढ़ती नहीं थी उन तक भी बड़े स्तर पे किताबें छपने लगी, मशीनों से किताबें छपने लगी, तो रसोई रसोई तक किताबें पहुंच गई। दुनिया की पहली किताब कौन सी छपी थी? बाइबिल। छपाई की आधुनिक तकनीक की शुरुआत किसने की थी? जोहान गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने छापे खाने कहाँ स्थापित किया था? जर्मनी में। जर्मनी कहाँ शुरू किया था? जर्मनी में। प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप में धार्मिक आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो वहां सुधार आंदोलन को बल मिला था, रिफॉर्मेशन को। भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। तो गुटेनबर्ग का छापे खान क्यों प्रसिद्ध था? गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में जर्मनी में अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, जिससे किताबों का उत्पादन तेजी से और सस्ता हुआ, ज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के कारण यूरोप में क्या परिवर्तन आए? तो वहां भी संस्कृति विकसित हुई। पढ़ने की जो संस्कृति थी वो विकसित हुई, लोग ज्यादा पढ़ने लगे, धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए, धर्म में जो भी कमियां थी उनमें सुधार के लिए आवाज उठने लगी, लोगों में सवाल उठाने और की भी शक्ति आ गई थी, जनमत का भी बनना शुरू हो गया था। भारत में छपाई का आगमन कैसे होता है? भारत में छपाई पुर्तगालियों के माध्यम से सबसे पहले कहाँ होती है? गोवा में। और कब? 1556 में। इसके बाद मिशनरियों और सामाजिक सुधारकों ने भी इसका प्रयोग किया। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख ले। तो अपने इतिहास से संबंधित कंटेंट है वो हमने तैयार कर लिया। नेक्स्ट अपना चैप्टर, इसमें ये देख लेते हैं कैलियोग्राफी क्या होती है। कैलियोग्राफी क्या होती है? जो सुंदर कलात्मक जो अक्षर होते हैं या लिखने की जो कला होती है, सुंदर सुंदर सजावट कला के साथ, उसको कहते हैं कैलियोग्राफी। यानी लिखने की, सुंदर लिखने की एक कला है, उसको कहते हैं कैलियोग्राफी। नेक्स्ट अपना बुक है वो है भूगोल। और भूगोल में जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं? संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन। संसाधन एवं विकास में हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। वन और वन्य जीव संसाधन यानी वन में रहने वाले बड़े बड़े जंगल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव जहाँ रहते हैं उन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स, पानी के बारे में पढ़ेंगे। कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी जो खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ हैं, मिनरल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्स जो भी हैं, जो शक्ति देते हैं वो रिसोर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी लाइफ लाइन है वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, कम्युनिकेशन यानी संचार, ट्रेड यानी व्यापार, ये सब भारत की क्या लाइफ लाइन है। इनके आधार पे ये जितने डेवलप होंगे किसी भी देश के, उसका विकास उतना ही तेजी से होगा। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, जो कौन सा होगा? अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपना कंटेंट है। ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।